दोस्तों, हिमालय की बर्फीली चोटियों के पीछे इस वक्त एक ऐसा संकट पल रहा है जिसने पूरे नेपाल की नींद उड़ा दी है। वही नेपाल जो कुछ समय पहले तक भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था, आज उसी भारत के सामने मदद की गुहार लगा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि काठमांडू से लेकर गांवों तक डर फैलने लगा है। और सबसे बड़ा डर यह है कि अगर अगले कुछ हफ्तों में मदद नहीं मिली तो नेपाल के करोड़ों लोगों की थाली से खाना गायब हो सकता है। सोचिए, जिस सरकार के समर्थक सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ बयान देते नहीं थकते थे, वही सरकार अब दिल्ली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि नेपाल को अब समझ आने लगा है कि राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन जब पेट पर संकट आता है तब सबसे पहले वही पड़ोसी याद आता है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। दरअसल नेपाल इस वक्त ऐसी आग में फंस चुका है जिसकी लपटें बाहर से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा सिस्टम जल रहा है। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला दिया है। समुद्री रास्ते खतरे से भर गए हैं, जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ चुकी है, बीमा कंपनियों ने दाम कई गुना बढ़ा दिए हैं और इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ा है जो विदेशों से जरूरी सामान मंगाते हैं। नेपाल उन्हीं देशों में से एक है। नेपाल की खेती का बड़ा हिस्सा बाहर से आने वाली खाद पर निर्भर करता है, लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि खाद से भरे जहाज रास्ते में फंसे पड़े हैं, कई सौदे टूटने की कगार पर हैं और नेपाल के गोदाम तेजी से खाली हो रहे हैं। खेत तैयार हैं, किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज यानी खाद गायब है। यही वजह है कि नेपाल के अंदर डर धीरे धीरे दहशत में बदलने लगा है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार के अंदर लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं। वहां बैठे अधिकारियों को समझ आ गया कि अगर अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो देश में खाद्य संकट पैदा हो सकता है। और तभी एक फैसला लिया गया, ऐसा फैसला जिसने पूरी राजनीति की दिशा बदल दी। नेपाल ने सीधे भारत से मदद मांगने का फैसला कर लिया। नेपाल ने भारत की सरकारी कंपनी आरसीएफ से तुरंत संपर्क किया और कहा कि उन्हें बड़ी मात्रा में खाद चाहिए। बताया जा रहा है कि नेपाल ने लगभग 80,000 टन खाद की मांग रखी है, जिसमें यूरिया और डीएपी दोनों शामिल हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। भारत की तरफ से सप्लाई के लिए करीब 120 दिनों का समय बताया गया। अब सुनने में ये सामान्य लगता है, लेकिन नेपाल के लिए यही 120 दिन सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं, क्योंकि जून में धान की रोपाई शुरू होनी है। अगर उस समय तक खाद नहीं पहुंची तो नेपाल की सबसे बड़ी फसल बर्बाद हो सकती है। और अगर धान की फसल डूब गई तो फिर सिर्फ खेत नहीं उजड़ेंगे, बल्कि पूरे देश की रसोई पर ताला लग सकता है। नेपाल में चावल सिर्फ खाना नहीं है, वहां की जिंदगी है। करोड़ों लोग अपनी रोज की थाली में चावल पर निर्भर हैं। देश की आधी से ज्यादा आबादी की कैलोरी इसी से पूरी होती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर धान की पैदावार गिर गई तो बाजारों में महंगाई कैसी होगी, गरीब परिवारों की हालत क्या होगी और सड़कों पर कैसी बेचैनी फैल सकती है। सबसे बड़ा डर यही है कि नेपाल के पास अब दूसरा विकल्प लगभग खत्म हो चुका है। अगर वो नए ग्लोबल टेंडर निकालता है तो पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाएंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए अब नेपाल की नजरें सिर्फ भारत पर टिकी हुई हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। यही नेपाल पिछले कुछ समय से चीन के करीब जाता दिखाई दे रहा था। भारत के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी, चीन के साथ नई दोस्ती की बातें हो रही थी, लेकिन जैसे ही संकट आया वैसे ही सारी बड़ी बड़ी बातें हवा हो गईं। क्योंकि चीन वादे कर सकता है, लेकिन संकट की घड़ी में सबसे पहले दरवाजा भारत का ही खटखटाया जाता है। इतिहास भी यही कहता है, चाहे भूकंप हो, महामारी हो या कोई आर्थिक ना पूरा संकट, भारत हमेशा नेपाल के साथ सबसे पहले खड़ा दिखाई दिया। यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दिलों से जुड़े हुए हैं। अब पूरा सवाल भारत के फैसले पर टिक गया है। क्या भारत तुरंत नेपाल की मदद तक से करेगा? क्या भारत पड़ोसी धर्म निभाएगा, या फिर इस बार नेपाल को कोई बड़ा संदेश दिया जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ खाद की सप्लाई नहीं है, ये दक्षिण एशिया की राजनीति का ऐसा मोड़ बन सकता है जो आने वाले समय में भारत, नेपाल और चीन तीनों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। और शायद पहली बार नेपाल को यह एहसास हो रहा है कि हिमालय जितना ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन संकट के वक्त सबसे मजबूत सहारा वही पड़ोसी बनता है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। दोस्तों, इस पूरे संकट में सबसे खतरनाक बात सिर्फ खाद की कमी नहीं है, बल्कि वो डर है जो अब नेपाल की राजनीति और जनता दोनों के अंदर धीरे धीरे घर करने लगा है। क्योंकि नेपाल को अब पहली बार महसूस हो रहा है कि अगर भारत ने सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए भी अपनी मदद धीमी कर दी तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। और यही एहसास आने वाले समय में नेपाल की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। अब तक नेपाल के कुछ नेता चीन के सपने दिखाकर जनता को भरोसा दिलाते रहे कि भारत के बिना भी नेपाल आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस संकट ने एक सच्चाई सबके सामने खोल दी है। सड़कें चीन बना सकता है, बड़े बड़े वादे चीन कर सकता है, लेकिन जब खेत सूखने लगते हैं और जनता की थाली खाली होने लगती है, तब सबसे पहले नजर भारत की तरफ ही जाती है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में नेपाल के अंदर भारत विरोधी राजनीति कमजोर पड़ सकती है।
लेकिन असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि भारत इस मौके को सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रखेगा। भारत बहुत शांति से नेपाल को यह एहसास करवाएगा कि दक्षिण एशिया में स्थिरता की चाबी अभी भी नई दिल्ली के हाथ में है। अगर भारत समय पर खाद पहुंचा देता है और नेपाल में फसल बच जाती है, तो वहां की जनता के बीच भारत की छवि अचानक बहुत मजबूत हो जाएगी। तब नेपाल के नेताओं पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे भारत से रिश्ते खराब करने की राजनीति बंद करें। एक और दिलचस्प बात आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अभी नेपाल सिर्फ खाद मांग रहा है, लेकिन अगर वैश्विक संकट और बढ़ा तो नेपाल को ईंधन, अनाज और दूसरी जरूरी चीजों के लिए भी भारत पर ज्यादा निर्भर होना पड़ सकता है। यानी ये सिर्फ एक अस्थायी मदद नहीं, बल्कि नेपाल की पूरी आर्थिक दिशा बदलने वाला मोड़ बन सकता है। और सबसे बड़ा झटका चीन को लग सकता है, क्योंकि चीन ने पिछले कुछ सालों में नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अरबों रुपए लगाए। लेकिन अब अगर संकट के समय चीन कोई बड़ी मदद नहीं कर पाया और भारत ने तेजी से राहत पहुंचा दी, तो नेपाल की जनता के मन में एक बड़ा सवाल उठेगा कि असली दोस्त कौन है? वो जो कैमरों के सामने बड़े वादे करता है, या वो जो मुश्किल वक्त में चुपचाप मदद पहुंचा देता है? मुझे लगता है आने वाले दिनों में नेपाल के अंदर एक नई बहस शुरू होगी। वहां लोग पूछेंगे कि क्या सिर्फ राजनीति के लिए भारत से दूरी बनाना सही था, क्योंकि इस संकट ने बता दिया कि नेपाल की अर्थव्यवस्था और खेती अभी भी भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। सीमा खुली हो, व्यापार हो, दवाइयां हो या खेती, नेपाल पूरी तरह भारत से अलग होकर नहीं चल सकता। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर भारत ने इस बार बहुत तेजी से मदद कर दी, तो नेपाल में कुछ कट्टर राजनीतिक समूह इसे भारतीय प्रभाव बताकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश करेंगे। यानी मदद मिलने के बाद भी राजनीति खत्म नहीं होगी, बल्कि भारत समर्थक और भारत विरोधी गुटों के बीच संघर्ष और तेज हो सकता है। यही वजह संघर्ष है कि नेपाल का यह संकट सिर्फ खाद का संकट नहीं है, यह वहां की आने वाली राजनीति की दिशा तय करने वाला तूफान बन सकता है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को पाकिस्तान और चीन भी बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, क्योंकि अगर नेपाल जैसा देश संकट के समय फिर से भारत की तरफ झुकता दिखाई देता है, तो दक्षिण एशिया में भारत की पकड़ और मजबूत मानी जाएगी। तब दुनिया को यह संदेश जाएगा कि चाहे कितनी भी बड़ी भू राजनीतिक चालें चल ली जाएं, लेकिन इस इलाके में असली भरोसा अभी भी भारत पर ही टिकता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नेपाल को खाद मिलेगी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या इस संकट के बाद नेपाल हमेशा के लिए अपनी राजनीति बदल देगा? क्योंकि कभी कभी एक बोरी खाद सिर्फ खेत नहीं बचाती, बल्कि देशों के रिश्तों की पूरी कहानी बदल देती है।